हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्या क्लास 10th का वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 को बहुत अच्छे तरीके से किया था और अब अगले एक्सरसाइज में चलते हैं। उसी का वास्तविक संख्या का ही है 1.2। इसमें आपको ये देखना है कि किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। दो संख्याओं के बीच में एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है, मैं आपको इस वीडियो में ये सिखाऊंगा कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम फिलहाल कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये गुणनखंड और गुणनफल क्या होता है। देखिए, गुणनखंड और गुणनफल में फ़र्क होता है। गुणनखंड क्या होता है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड सीमित होता है, लेकिन गुणनफल इन्फिनाइट यानी अनगिनत होता है। जैसे कि हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 16 एक संख्या है। जैसे 16 एक संख्या है जिसका अगर हमसे कोई पूछ दे गुणनखंड, सबसे पहले अगर 16 का हमको किसी भी संख्या के 16 का अगर गुणनखंड पूछ दे तो गुणनखंड का मतलब होता है कि ये 16 जो है किस संख्या से विभाजित होता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, 1 से भी होगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा और फिर 16 से होगा। यानी गुणनखंड उसको बोलते हैं जो उस संख्या को विभाजित कर दे, पूर्ण रूप से भाग दे दे। यानी अगर हमसे कोई पूछेगा कि 16 का गुणनखंड कितना होता है तो बोलेंगे 1 2 3 4 5। लेकिन अगर कोई हमसे पूछ दे कि इसी 16 का गुणनफल बताइए या गुणज बोल सकते हैं, गुणज बताइए। अगर हमसे कोई पूछ दे कि 16 का गुणज बताइए, गुणज कहने का मतलब पहाड़ा, हम लोग बचपन में पहाड़ा इसको बोलते थे, थोड़ा बड़ा हो गए हैं तो अब इसको गुणज या इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। तो गुणज इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है, लेकिन गुणनखंड सीमित होता है। तो जैसे गुणज पूछ दिया यानी 16 का मल्टीपल लिखना है, यानी 16 × 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 × 4 = 64 और इसी प्रकार से इन्फिनाइट तक चलता चला गया। तो गुणनखंड एक सीमित मात्रा में होता है और गुणज कितना होता है, इन्फिनाइट होता है। ठीक है। और चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है। एचसीएफ और एलसीएम थोड़ा बता देते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अधिक बड़ा से बड़ा वो संख्या जो दो संख्याओं में क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। और एलसीएम का मतलब हो गया कि छोटी से छोटी वो संख्या जो दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो एचसीएफ कैसे निकाल, एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है। मान लीजिए दो संख्या है ए और बी और इसके जगह पर कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए 8 और 24। अगर हमसे पूछे कि एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 और 24 का हम क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। 8 और 24 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 8 और 24 का एचसीएफ होगा 8 और 8 और 24 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम भी 24 ही होगा। एलसीएम कितना होगा, 24 हो जाएगा। अब हमको रिलेशन कैसे देखना है, रिलेशन ये देखना है कि बोलता है कि ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये होता है एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन। तो थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। हमने दो संख्या माना, एक ए माना जो 8 है और दूसरी संख्या कितना माना है, बी जो 24 है। और फार्मूला से देखा जाए तो बोलता है कि अगर दोनों संख्या को आप गुना कर दीजिएगा, और जो आपका एचसीएफ आया और जो आपका एलसीएम आएगा वो दोनों को गुना करिएगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं। हमारा ए और बी, यहाँ पर बोलता है ए का वैल्यू 8 है और बी का वैल्यू 24। एचसीएफ कितना आया है, 8 और एलसीएम कितना आया है, 24। और यहाँ से दिख रहा है अगर इसको गुना करके लिख लिया जाए तो 8 चौके 32, 2 और 8 दूनी 16, 192 और इधर भी गुना करेंगे तो
192 आया। यानी कि HCF और LCM में रिलेशन ये होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसी दोनों संख्या का HCF और LCM आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये थोड़ा ऐसे ही ओवरव्यू दिया गया है, आगे सवाल आएगा तो उस टाइम और अच्छे से बता दिया जाएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले बोला था कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड क्या बोलता है, उससे पहले आप अभाज्य संख्या बता दीजिए। अभाज्य संख्या ये बोलता है कि एक ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, तो उसी का गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। थोड़ा सा ऐसे भी समझ लेते हैं, देखिए 24 ले लेते हैं। 24 अगर हमसे 24 का गुणनखंड पूछ देता कि गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल याद करिए, तो सबसे पहले हम 24 को ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले 2 से कटता 12, 2 से कटता 6, 2 से कटता 3 और 3 से कटता 1। अब ये इसका गुणनखंड नहीं है, गुणनफल है। अब गुणनफल को लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, तो ये देखिए गौर से देखिएगा, तो ये सारी संख्याएं क्या आएगी, अभाज्य संख्या आएगी। ये सारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। और इसी अभाज्य संख्या को हम देख लेंगे गुणनफल के रूप में लिखना है, तो 2 2 2 2 कितना बार है, तो 3 बार, और 3 कितना है, तो 1 बार। अगर कोई हमसे पूछे कि 24 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा, तो हम बोलेंगे 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर ये। यही होता है गुणनखंड के गुणनफल का रूप। सबसे आसान, ये तो गुणनखंड निकाल लिए, लेकिन अगर गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है तो ये लिखना पड़ेगा। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। चलिए, अभी बहुत सारा सवाल है, उस सवाल को करेंगे। तो आप सबसे पहला सवाल बोलता है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले 140 का निकालते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से ही आपको लगाना है, स्टार्ट 2 से ही करना है। अगर 2 से ना लगे तो 3 से, 3 से ना लगे तो 4 से, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चले जाना है। तो चलिए बताइए, 2 से लगेगा 70 टाइम्स, 70 मरतबे 2 से 35, और 5 से 7, और 7 से 1 तक कर देना है। ठीक है, 1 तक कर देना है। अगर 140 को गुणनफल के रूप में लिखे तो यही इसका गुणनफल है, यानी 2 गुना 5 गुना 7। ये साइड में जो आता है ना, इसी संख्या को लिखा जाता है। और यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि 2 कितना बार है, तो 2 बार, तो 2 का पावर 2, 5 1 बार है, 7 1 बार है। तो हम बोल सकते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप यही होगा। समझ में आया। चलिए, एक और सवाल इसी में है। इस बार बोला है कि 156 का बताइए। 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल बताइए। तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, बहुत आसान होता है। 156 लगाइए 2 से 14, 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 9 18। ये शायद अब 13 से कटेगा, 3 से कट जाएगा 13 टाइम्स, और 13 से 1। अब हम यहाँ बोल सकते हैं कि 156 को क्या क्या लिखा गया है। तो 156 जो है 2 गुने 2, 3 गुने 13। तो बताइए 156 में 2 कितना बार है, 2 बार, 3 1 बार, और 13 1 बार। तो ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। ये अगर निकाल के छोड़ देते तो गुणनखंड होता है, लेकिन बोला है को गुणनफल का रूप भी लिखना है, तो आपको एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। ये होगा तो 156 का गुणनखंड का गुणनफल रूप ये हो गया। अगला सवाल है 3825। अगला है 3825। 3825 ये 2 से तो नहीं लगेगा, लेकिन देख लेते हैं 3 से लगेगा कि नहीं। 5 2 7, 8 7 15, 3 18, 3 से लगेगा। तो 3 से लगाएंगे 1, 3 दूनी 6, 2 22, 3 7 21, 3 5 15, कटेगा 12, 7 5 12, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट ये 5 से कटेगा। 5 8 40, 2 25,
और 5 से 17, इसके आगे नहीं कटेगा, लगाने का मन है तो 17 से लगा लीजिए, 1 कर दीजिए, नीचे 1 आ जाता है तो अच्छा लगता है। अब देखते हैं कि ये 3825, ये 3825 का गुणनखंड आया है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। 3825 का गुणनखंड आया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब इसका गुणनखंड का गुणनफल रूप लिखना है तो 3 कितना बार है, 2 बार, 5 भी है 2 बार और 17 है 1 बार। तो ये हो गया 3825 का गुणनखंड का गुणनफल रूप। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और कहीं भी डाउट हो, किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए एक सवाल इसमें और है, अभी 2 है, 5005 का, यहाँ पर देख लेता हूँ। 5005 का 5005 का आप भी साथ साथ करते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। कितना से लगेगा, 5 10 5 से 1 0 0 1। अब कितना, देखिए 7 से लगेगा, 7 एकम 7, 3 7 चौके 28, 2 7 21। अब कितना से, पहले 11 से लगा लेते हैं, पहले 11 से लगा लीजिए तो 11 एकम 11, 11 तिया 33 और फिर 13 से लगा लीजिए तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए 5005 का गुणनखंड क्या क्या हुआ। 5005 का गुणनखंड हुआ 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ये चारों सवाल कर दिए, एक सवाल और बचा हुआ है तो वो भी कर लेते हैं इसको। लास्ट सवाल है, बोला है 7429, इसका निकालिए। तो 7429 थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर से लगेगा तो देखना पड़ेगा। 17 से लगाइए, 17 3 17 17 17 चौके 68 62, 17 3 51, सही है। 17 चौके 68, 2 4 2 6, 17 चौके 68 हो गया, 6 आएगा। 19 से 17 2 19 से लगेगा, 19 दूनी 38, 38 3 2 5 19 दिया 57, 5 से 5। 7429 का गुणनखंड आ गया 5 गुने 5 गुने 17 गुने 19, 5 का स्क्वायर गुने 17 गुने 19। ये सारे निम्नलिखित बोला था कि सभी संख्याओं का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हमने किया, सभी संख्याओं का गुणनखंड निकाल लिया और उसके गुणनफल के रूप में लिख दिया। आई होप समझ में आया होगा, बहुत आसान है। इसी प्रकार से और भी सवाल हो। देखिए मैथ बनाने का सबसे आसान तरीका और समझने का आसान तरीका है। किसी भी बच्चे को यदि मैथ में प्रॉब्लम है तो उसका एक ही मंत्र है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। मैथ को प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है, ठीक है। तो आप मैथ से भागे नहीं, खेलिए, और खेलने के लिए ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि देख लिए समझ में आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप मैथ को देखो, इसको बार बार देखो और बार बार सवाल को करो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल बोलता है कि पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें तथा जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है। हमने आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया कि दो संख्याओं के बीच का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ यही कहा है दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का HCF निकालिए और LCM निकालिए और जांच करके ये बताइए कि दो संख्याओं का, यानी ये दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा
और वो जो आपने HCF और LCM निकाला है वो दोनों को गुना करेंगे तो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले ये दोनों का गुणा LCM निकाल लेंगे और HCF निकाल लेंगे और इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे और जो हमने HCF और LCM निकाला उन दोनों को गुना करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे और यही रिलेशन आपको दिखाना है। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि दो संख्याओं को बीच में यानी A गुना B बराबर LCM गुना HCF, ये आपको हमेशा याद रखना है। यही है संबंध है किसके किसके बीच में, LCM और HCF। LCM और HCF के बीच में दो संख्याओं के बीच क्या है, संबंध है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इस 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालते हैं, HCF। सबसे पहले आप 26 का गुणनखंड निकालिए और उसके बाद 91 का गुणनखंड निकालिए। तो 26 का सबसे पहले 2 से लगा देते हैं 13 और फिर 13 से लगाते हैं 1, इसको 9 1 10, 7 से 13 और फिर 13 से 1, ये हो गया आपका 26। 26 को लिखेंगे 2 गुने 13 और 91 को लिखेंगे 7 गुने 13। देखिए सबसे पहले अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको HCF निकालना है तो HCF निकालने के लिए क्या होता है कि एक ऐसा संख्या देखना पड़ता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो और वो भी क्या हो, मिनिमम पावर हो। तो बताइए इस दोनों में यानी कि 26 को लिखा जा सकता है 2 गुने 13 और 91 को लिखा जाता है 7 गुने 13। तो आप सबसे पहले ये देखना है कि दोनों में एक ऐसी संख्या जो कॉमन हो, जितना ज़्यादा कॉमन होगा वही उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो एक बात बताइए, 2 यहाँ है पर इसमें नहीं है तो 2 नहीं होगा, 7 यहाँ है 7 इसमें नहीं है तो 7 भी नहीं होगा। लेकिन ये जो आपका 13 है, ये जो आपका 13 है इसमें भी है और 13 इसमें भी है। तो HCF यही बोलता है कि एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो दोनों संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो और मैक्सिमम हो। तो एक बात बताइए, इन दोनों में 13 ही एक ऐसा संख्या है जो है, तो यही 13 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। फिर से बता देते हैं, HCF जब भी देखना हो तो दोनों संख्याओं में क्या कि देखिए, कॉमन देखिए और क्या उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन निकाल सकें। तो यहाँ 13 मिल जाएगा, यहाँ भी 13 मिल जाएगा, तो 13 ही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। लेकिन अगर बात रही, यहाँ लिख देते हैं, लेकिन अगर बात रही किसका, अगर बात रही LCM का, तो LCM में क्या होता है ना, LCM में आप कॉमन लीजिए, कॉमन होना चाहिए और जो कॉमन ना मिले उसको भी ले लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, LCM में क्या होता है, LCM में सबसे पहले तो जो कॉमन है उसको ले लीजिए, कॉमन के साथ जिसका मैक्सिमम पावर है, ज़्यादा पावर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 13 का पावर 1 है, यहाँ भी 13 का पावर 1 है, तो दोनों का पावर सेम है इसलिए 13 ले लीजिए। अब HCF अगर पूछता तो यही 13 आंसर होता है, लेकिन LCM पूछा है तो LCM में क्या होता है, जो कॉमन है उसको लिखना है और उसके बाद जो नहीं कॉमन मिला उसको भी लिखना है। यानी 2 कॉमन नहीं था और 7 भी कॉमन नहीं था। अब गुना कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 4, 14 कम 14, 14 4 18, सही है। 4 14 14 तिया 42 4 और 14 कम 14 4 18, 182 आया। HCF निकाल लिए, LCM निकाल लिया। अब हमको बोला था कि जब आप LCM और HCF ज्ञात कर लीजिएगा तो जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है। तो आप यहाँ से हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। चलिए जांच करते हैं। जांच में बोलता था कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM। जांच करना है कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM। तो A का वैल्यू कितना है, यही, ये जो शुरू में दो संख्याएं देता है, ये दो संख्या जो शुरू में देता है, इसमें से किसी को भी एक को A मान लीजिए, एक को B मान लीजिए। तो A की जगह पर आप 26 लिख दीजिए और B की जगह पर 91, HCF की जगह पर लिख दीजिए 13 और LCM की जगह पर 182। अब इसको गुना करना है,
तो गुना कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। 13 दूनी 26 के 6 हाथ मेरा 2, 13 8 74 से 26 13 8 74 104 और 4 2 6 106 10 13 कम 13 और 10 23 गुना कर लीजिएगा, इतना ही आगे। 13 दूनी 26 के 6 2 कैरी 13 8 74 से 104 104 और 2 106 6 10 13 कम 13 और 13 10 23। अब इसको भी गुना कर लीजिएगा तो उतना ही आएगा। 6 1 कम 6 26 में 91 से 6 1 कम 6 9 6 54 और 54 55 56 5 और 9 दूनी 18 8 5 9 दूनी 18 और 5 23। जब हमने दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला तो एचसीएफ आया था 13, एलसीएम आया था 182 और उसके बाद जब जांच किया तो दो संख्याओं को गुना करने पर 2366 आया और जब एचसीएफ और एलसीएम को भी गुना किए तो 2366 आया। तो इस तरह से ये जांच हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ आपस में क्या है, बराबर है। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न इसी में जिसने बोला है कि 510 और 92 का क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। तो उसी तरह से 510 और 92 2 से लगेगा, 2 दूनी 4 2 25 10 2 25 10 3 से लगेगा, 3 8 24 3 5 15 5 से 17 और 17 से 1। तो लिख सकते हैं 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। 510 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। 510 का गुणनखंड निकालिए। अब इसका 92 का 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया, 2 छक 12, 2 दूनी 4 2 तिया 6 और ये 23 लगेगा। तो लिख सकते हैं कि 92 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 2 गुना 23। 2 2 बार था तो 2 का पावर 2 23। अब यहाँ से हमको निकालना है क्या, एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले एचसीएफ, सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ। अच्छा एचसीएफ में ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालना है तो हमने बोला था कि कॉमन होना चाहिए और कॉमन के साथ बड़ा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात बताइए, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ 2 है, 2 यहाँ भी है और 2 के पावर 2 यहाँ भी है, तो समस्या हो जाता है कि कॉमन बड़ा लेना है तो बच्चा ले लेता है 2 का पावर 2। एक बात बताइए, जब 2 इसके पास 1 है और इसके पास 2 है तो अगर ये 2 को मांगेगा तो ये कहाँ से देगा, इसके पास तो 1 ही है ना, तो ये तो 1 ही 2 दे पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 कितना देगा, तो 1 देगा। यानी अगर 2 की संख्या बड़ा से ज़्यादा मांगा जाए तो ये इसके पास से 1 निकलेगा और इसके पास से 2, लेकिन हमको तो कॉमन देखना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 2 आ सकता है, 1 ही 2 आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही 2 आएगा जो हम ले सकते हैं दोनों से। तो एचसीएफ का मतलब हो गया कि यहाँ से 1 2 लेंगे, अगर 1 2 लेंगे तो ये भी 1 2 लेगा, लेकिन अगर यहाँ से 2 2 ले लेंगे तो ये तो 2 2 दे ही नहीं पाएगा, इसके पास तो 1 ही 2 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 2 ले सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर एलसीएम की बात रही, तो एलसीएम में ऐसा नहीं होता। एलसीएम में कॉमन देखना चाहिए और कॉमन में जो बड़ा है उसको ले लीजिए। तो कॉमन 2 है, दोनों में है, लेकिन ज़्यादा किसके पास है, तो इसके पास, तो 2 के पावर 2। और जो कॉमन नहीं है उस सबको लिखना है। तो 3 5 17 गुना 23। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। एलसीएम इतना बड़ा है, गुना करने में टाइम लगेगा, तो गुना करते हैं, करेंगे। और तो अब जांच करना है। जांच A गुना B बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। जांच करना है तो A का वैल्यू कितना लेंगे, A का वैल्यू वही दोनों में से कोई पहली संख्या 510 गुना 92 और एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा बड़ा सा है 2 का पावर 2 2 का पावर 2 3 गुने 5 गुने
17 गुने 23। और HCF कितना है 2, HCF है 2। और सबको इधर गुना कर लेंगे, इधर गुना कर लेंगे और देखेंगे कि बराबर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको गुना करते हैं 692 और एक 0 था, 0 लिख लिए, ये हो गया। और इसमें भी थोड़ा 60 लिखेंगे और 60 में इस 2 से गुना कर लें 120 और ये 17 51, 17 51, 5 17 34, 4 38 1 39। तो बहुत दोनों संख्याओं का क्या निकाल लिया, HCF निकाल लिया और LCM निकाल लिया। और जब जांच किया तो A गुना B बराबर LCM गुना HCF रखे तो देखे कि A और B का गुणनफल 46,920 और LCM और HCF का गुणनफल भी कितना आया 46,920। तो हम बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल वही दो संख्याओं का गुणनफल के क्या है, बराबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला है कि 336 और 54 का क्या निकालिए, HCF और LCM। उसी प्रकार से निकाल लेते हैं। 336 और 54, 2 से लगेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 छक 12 और 2 8 16। फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से 21 और 3 से 7 और 7 से 1। अगर 336 को लिख रहे हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, यानी कि 2 का पावर 4, 3 गुने 7, 336 को। अब निकालते हैं 54 को। 2 से 27 दूनी 54 और 3 से 9 और 3 से 3 और 3 से 1। जब हम 54 को लिखेंगे तो 54 में देख रहे हैं कि 2 एक बार है और 3 3 बार है। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या देखना है, यहाँ से हमको देखना है कि HCF कितना आएगा और LCM कितना आएगा। अब ये दोनों में यही देखना है कि HCF कितना आएगा, LCM कितना है। तो HCF में क्या देखा जाता है, कॉमन और बड़ा, कॉमन और बड़ा, कॉमन और बड़ा। तो सबसे पहले देख रहे हैं 2 दोनों जगह है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा, तो हम 2 मिलेगा, क्योंकि जैसे ही 2 से ज़्यादा मांगेंगे यहाँ 2 नहीं मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से तो 2 मिलेगा। और भी है, एक 3 भी है जो कॉमन है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास एक ही है, 3 ले लेंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा 6। और LCM की बात किया जाए तो LCM होगा कॉमन हो और ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2 दोनों में है, ज़्यादा कितना है, तो यहाँ से 2 की पावर हम 4 से ले सकते हैं। और जब 3 भी कॉमन है तो 3 में ज़्यादा कौन है, 3 के पावर 3 और एक 7। HCF में कॉमन होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेंगे वो देखेंगे। यानी सिंपल वे में कह सकते हैं कि HCF निकालने के लिए कॉमन होना ज़रूरी है और जिसका कम पावर होगा वही लिखेंगे। और LCM में बोलेंगे कि LCM निकालने के लिए कॉमन होना ज़रूरी है और जिसका ज़्यादा से ज़्यादा पावर होगा उसी को लिखेंगे। और LCM में एक चीज़ और हो जाता है कि जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना होता है। ठीक है, यहाँ LCM में जो कॉमन मिलेगा ज़्यादा पावर वाला वो लिखाएगा और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। लेकिन HCF में कॉमन होना ज़रूरी है और जो जिसका पावर कम हो वही होगा। अब देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं, जांच करते हैं कि A गुने B बराबर HCF गुना LCM। अब हमको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये दोनों को गुना करने पर जो आएगा, ये दोनों को गुना करने पर जो आएगा वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो A का वैल्यू लिखा आएगा 336 और ये 54 बराबर, इसको गुना करेंगे तो HCF हो जाएगा 6 और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, बहुत बड़ा, 3 3 27, 16 27
7 गुना करना पड़ेगा, गुना करना ही है, करते हैं। गुना किए तो मिला हमको 81144। चलिए अभी इसको गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 7 है ना 7 42। ये 7 में 6 से किए तो 42 हो गया, गुने 16 गुने 27। तो 16 और 42 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 दूनी 32 के 2 3, 16 चौके 64 65 66 67 गुने 27। इसको भी गुना किए तो 18,144 आया। इसका मतलब ये प्रूफ होता है, इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि दो संख्याओं का, इससे ये प्रूफ होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया? चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। इसमें बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों का HCF और LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, चलिए पहला देखते हैं। सबसे पहले 12 को, 2 से 12, 2 से 3, 3 से 1, तो 12 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। अब तो गुणनखंड निकालने आपको आ गया होगा। 12 का निकालेंगे 2 से लगा, फिर 2 से लगा, फिर 3 से लगा। उसी प्रकार से 15 का, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। अगर 15 को लिखा जाए तो ये 3 से कटा और 5 से कटा, ठीक है। और फिर 21 को निकाल ले तो 3 से लगेगा 7 और 7 से लगेगा 1, तो 21 को लिखेंगे 3 गुने 7। अब ध्यान से देखिएगा, HCF और LCM निकालने में क्या होता है, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेंगे तो 2 के पावर 2 गुने 3, इसमें कुछ नहीं है तो 3 गुने 5, इसमें भी 3 गुने 7। अब यहाँ से हमको निकालना है HCF और LCM। हमको यहाँ से निकालना है HCF और LCM। तो HCF में देखना है कि कॉमन होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना निकाल सकते हैं। इट मीन्स कितना कॉमन हो और कम पावर वाला, कॉमन हो और कम पावर वाला। तो हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं है, तो 2 का खेला ख़त्म। अब देख रहे हैं 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो HCF हो गया इसका 3। और LCM में बोलता है कि कॉमन हो और ज़्यादा से ज़्यादा पावर वाला हो, और जो ना हो उसको भी लिख लीजिए। तो सबसे पहले 2 देखते हैं। तो 2 के बारे में बोला कि भाई 2 और नहीं है तो इसको लिख लीजिए। LCM में कॉमन हो या ना हो, जो होगा वो लिख लेंगे। 3 देख रहे हैं कि 3 सब जगह है तो इसमें से एक 3 निकाल लीजिए। 5 नहीं था कॉमन, फिर भी लीजिए। और 7 सबको गुना कर लीजिए तो कितना होगा, 15 सते 105, 105 चौके 420, ठीक है। तो ये हो गया 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकल गया। अब निकालते हैं इसका 17, 23, 29। 17 का ये आसान है, 17 तो एक ही नंबर से कटेगा। अगर 23 को देखा जाए तो ये खुद 23 से कटेगा, और 29 ये खुद 29 से कटेगा। थोड़ा और दूर लिख देते हैं, 29 जो है वो खुद 29 से ही कटेगा। अब इसमें देखिए, अगर 17 को लिखा जाए तो लिखेंगे 1 गुने 17। 23 को लिखा जाए तो 1 गुने 23, और 29 को लिखा जाए तो 1 गुने 29। अब यहाँ पर आएगा, अगर यहाँ पर आपको निकालना हो HCF, तो देखिए HCF का मतलब ही होता है कि तीनों में हो। HCF का मतलब होता है तीनों में हो। तो बताइए एक ऐसा नंबर है जो तीनों में है, तो हम कह सकते हैं कि HCF इसका कितना होगा, 1 होगा। और LCM की बात, तो अब तक आप समझ गए होंगे कि भाई LCM में जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं, यानी इसमें 17 भी आएगा, 23 भी आएगा और 29 भी आएगा। इसको गुना कर लीजिएगा, करोगे तो आएगा
11,339। यहाँ देखिए 8 का निकालते हैं, तो 8 का सबसे पहले 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा 9 का देखेंगे तो 3 से 3, 3 से 1, और जब 25 का देखेंगे तो 5 5 5 1। अब लिख लेते हैं 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 के पावर 3, क्योंकि इसमें 2 1 2 3 बार है। और 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2, और 25 को लिखा जा सकता है 5 के पावर 2। अब यहाँ भी देखिए ध्यान से, अगर इसमें कोई संख्या आपको कॉमन ना दिखे तो समझ जाइए कि एक तो ऐसा संख्या है जो हमेशा किसी न किसी संख्या के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो गुणनफल के रूप में 1 रहेगा। तो अगर हमसे HCF की बात बोले तो एक ऐसा संख्या है जो सब में दिख रहा है, तो HCF हो जाएगा 1। और LCM की बात बोले तो LCM में कॉमन हो या ना हो सबको लिखना पड़ता है, तो 2 के पावर 3, 9, 3 का पावर 2 और 25 गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 9 × 72 गुने 25, 25 दूनी 50, 180, शायद 1800 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी हमने सभी संख्याओं का क्या निकाल लिया, HCF निकाल लिया और LCM निकाल लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सवाल बोलता है कि दो संख्या, देखिए भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, HCF दिया हुआ है 9 और LCM ज्ञात करना है। तो ये संख्या होती है ना, ये A का काम करती है, ये B का काम करती है, यहाँ भी है, यहाँ भी यहाँ भी है, यहाँ भी, जिसमें HCF कितना है तो 9 है, तो LCM निकालना है। हमने पीछे स्टार्टिंग में ही और कुछ सवाल में ही देखा कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM होता है। ये रिलेशन है HCF और LCM के बीच का। तो A का वैल्यू रख लेंगे 306 और B का वैल्यू रख लेंगे 657। HCF का वैल्यू है 9 और हमसे पूछा है LCM। देखते हैं 9 से कटेगा, 9 18 27 3 9 9 27 30 9 चौके 36। अगर हमको LCM निकालना है तो ये तो आया 22। बहुत आसान सवाल था। HCF दिया हुआ था, LCM निकालना था, A और B का वैल्यू दिया हुआ था। अगर हमको फार्मूला पता रहेगा तो हम A और B के बीच में LCM और HCF का क्या निकाल लेंगे, जो भी पूछेगा। अगर A पूछेगा तो A, देखिए ध्यान से, इसमें अगर देखा जाए तो A, B, HCF और LCM 4 तरह का वेरिएबल है, तो इसमें आपको 3-4 तरह से सवाल पूछेगा। सबसे पहला सवाल तो पूछ लिया कि LCM कितना है, HCF दिया, पहली संख्या दिया, दूसरी संख्या दिया। लेकिन अगर आगे कुछ समय में HCF भी पूछ सकता है, वहाँ LCM दे देगा, A दे देगा, B दे देगा, और आपको क्या पूछेगा कि HCF बताइए। या ऐसा भी कर सकता है कि पहली संख्या दे दे, HCF निकाल ले, HCF दे दे और LCM दे दे, तो आपसे पूछेगा दूसरी संख्या। या फिर दूसरी संख्या दे दे, HCF दे दे, LCM दे दे और पहली संख्या पूछेगा। तो देखिए अगले सवाल में चलते हैं। ये सवाल बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं। ये प्रश्न बनाने से पहले थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर कोई भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि आपको 0 चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि आपको 0 चाहिए तो उस संख्या का गुणनखंड 2 और 5 होना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम यहाँ 10 देख रहे हैं तो इसका इकाई अंक कितना है, 0। यदि इस संख्या का इकाई अंक 0 है, इसका मतलब है कि 10 का गुणनखंड 2 और 5 होगा ही होगा। जैसे अगर 10 को निकाला जाए ऐसे, तो 2 से 5 और 5 से 1, यानी 10 का गुणनखंड 2 भी होगा और 5 भी होगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होगा, इसका मतलब उस संख्या का गुणनखंड 2 और 5 अवश्य होगा। और ऐसे भी सोच सकते हैं
कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होने के लिए उस संख्या का गुणनखंड 2 और 5 होगा, क्योंकि 2 और 5 के मिलने से ही 0 का निर्माण हुआ। क्योंकि 2 और 5 को गुना करेंगे तभी तो इकाई अंक पे 0 आएगा ना, यानी इकाई अंक पे 0 होगा, इसका मतलब उसमें 2 और 5 होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी हटा तो 0 नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 को कितना से भी गुना कर लीजिए, 0 नहीं आएगा यदि उसमें 2 नहीं है तब। जैसे कि अगर 5 में हम 1 से गुना करेंगे 5, 5 में 3 से गुना करेंगे 15, 5 में 7 से गुना करेंगे 35, 0 कभी आएगा ही नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब बहुत लोग को लगेगा कि इसमें 2 तो नहीं है, लेकिन भाई ये 4 नहीं, ये 4 नहीं लिखा हुआ है 2 गुना 2, यानी इसमें तो 2 आ गया। यानी कि 5 और 2 जैसे ही एक साथ आएगा और गुना होगा 0 का निर्माण हो जाएगा। इस सवाल में कुछ करना ही नहीं है, ये बस थ्योरी बेस्ड है। ये बस ये बात सुन लिया, अगर आपको समझ में आया कि 0 आने के लिए 2 5 होना ज़रूरी है तो बस सवाल ख़त्म हो गया। ध्यान से देखिए, इसमें बोला कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। एक बात बताइए, ये 0 पर समाप्त होने के लिए जो 6 है, ध्यान से 6 का पावर n एक संख्या होगा, कुछ भी हो सकता है, बड़ा n का वैल्यू क्या होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये 6 ध्यान से देखिए, इस 6 का जब इस 6 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें हमको दिखेगा 2 और 3। जब इस 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें क्या दिखेगा 2 और 3। अब बताइए कि ये 6 जो है इसमें 0 आने की मतलब यहाँ 6 की जगह पर 0, 6 का पावर कुछ भी रख ले, यहाँ 0 कब आएगा? जब इस 6 का गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2, 3 और इसमें 2 के साथ कौन आना चाहिए? 5। ध्यान से, सिंपल बात है, एकदम साधारण बात है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड यदि 2, 5 है, उस संख्या का इकाई अंक 0 होगा, उस संख्या को 0 पर समाप्त होना ही होगा। लेकिन इस संख्या में क्या है कि 6 का जब हम गुणनखंड निकाले तो इसमें 2 तो है पर 5 नहीं है, 2 है पर 5 नहीं है। इस तरह से हम बोल सकते हैं क्या कि 6 का पावर n ऐसे संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 6 का गुणनखंड 2 और 5 होना अवश्य है, परंतु इसका गुणनखंड 2 है, परंतु इसका गुणनखंड 5 नहीं है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, अतः अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से हम कह सकते हैं कि 6 का पावर n कभी भी 0 यानी 0 पर समाप्त नहीं होगा। देखिए कि इकाई अंक पर 0 तभी आएगा जब उस संख्या का गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। परंतु हमने देखा कि 6 का गुणनखंड 2 और 5 नहीं है, 2 तो है पर 5 नहीं है, तो कभी भी इस संख्या का जो इकाई अंक है 0 पर समाप्त नहीं होगा।
तो लिख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सवाल बोलता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 प्लस 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले ये बात बताइए, भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर है। देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका भाज्य और ये हो गया आपका अभाज्य। देखिए भाज्य संख्या से पहले अभाज्य संख्या ये बताइए। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक और खुद से कटे। जो एक और खुद से कटे। और भाज्य में हम बोल सकते हैं जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। गुणनखंड 2 से ज्यादा। गुणनखंड 2 से ज्यादा का मतलब है कि वो एक से भी कटे, खुद से भी कटे और इसके अलावा तीसरा कोई और संख्या हो जो उस संख्या को काट सके, उसी को बोलते हैं भाज्य। और अभाज्य में जो एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटे। जैसे इसमें एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 11 होगा। जैसे 5 एक से कटेगा, 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 7 एक से कटेगा, 7 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। और 11 जो है वो एक से कटेगा और 11 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। लेकिन अगर इसमें भाज्य में आते हैं तो ले लेते हैं 9 को। ध्यान से देखिए, 9 जो है एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से कटेगा। तो बताइए अगर 2 से कटता, बस 2 से ही कटता है तो ये अभाज्य होता है। लेकिन 2 से ज़्यादा एक तीसरी संख्या से भी ये कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है, भाज्य है। सीधा बात, इसका मतलब यही है कि भाज्य को याद करना, ये बोलिएगा कि जिसका गुणनखंड कितना हो, 2 हो, 3 हो, 2 से ज़्यादा हो। बात समझ में आया। और देख लीजिए जैसे 15 ले लीजिए। 15 देखिए एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। बताइए अगर सिर्फ 2 से कटता तो बोलते अभाज्य। लेकिन ये 2 से ज़्यादा से कट रहा है, 2 से ज़्यादा से कितना से भी कटे भाज्य हो जाएगा। लेकिन यदि सिर्फ 2 ही संख्या से कटे तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। भाज्य अभाज्य आपको समझ में आया। अब देखिए इस सवाल में क्या बोला है। इस सवाल में बोला है कि जो 2 संख्या दिया गया है इसको आपको ये दिखाना है कि ये भाज्य क्यों है। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, एकदम आसान। देखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब देखिए निकालते हैं भाज्य क्यों है। भाज्य का मतलब हो गया कि आपको गुणनखंड कितना लाना है, 3, 2 से ज़्यादा लाना है। और जैसे ही आपको इस संख्या में दिखेगा कि कोई भी संख्या 2 संख्या से ज़्यादा से कट रहा है, इसका मतलब वो क्या है, भाज्य है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या एक संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक एक संख्या है और एक संख्या ये है। जब बीच में प्लस हो या माइनस हो तो बोलेंगे 2 संख्या है। तो बताइए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो आसानी से 13 को बाहर निकाल लीजिए। जब 13 यहाँ से निकल गया तो बचा 7 गुने 11 प्लस 13 गया तो बचा 1। सोल्व करिए। 13 11 सते 77 गुने 1, सॉरी प्लस 11 सते 77 प्लस 1। अब लिखिएगा 13 गुने 77 1 78। अब ध्यान से समझिएगा, कोई एक ऐसा, ये जो इतनी बड़ी एक संख्या है, इतना बड़ा जो एक संख्या है वो 13 से भी कटता है, 78 से भी कटता है और एक संख्या एक है जिससे भी कटेगा। आपको पता है इसमें एक ऑलरेडी रहता है। तो बताइए ये जो इतनी बड़ी संख्या है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, जो इतनी बड़ी संख्या है उसको 13 भी काटेगा, 78 भी काटेगा और 1 भी काटेगा। तो बताइए इस संख्या का गुणनखंड कितना हो गया, 3 हो गया ना। इस संख्या का गुणनखंड 3 हो गया। अगर 2 होता तो अभाज्य होता है, लेकिन इस संख्या का गुणनखंड कितना आ गया, 3। यानी हम बोल सकते हैं कि ये संख्या क्या है, भाज्य है। अतः दी गई संख्या भाज्य है, क्योंकि लिखना है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है।
समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक है और बस देखने में बड़ा है और इसका सोल्यूशन बहुत ही ईजी है। चलिए इसी ने एक और दिया है, बोला है कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब इसमें भी देखिए, और देखिए इसको बनाने का थोड़ा सा एक ध्यान से देखिए, कभी कभी कंफ्यूज कर जाएगा सर कॉमन कौन ले। देखिए बहुत आसान है, जो प्लस के साथ जो अलग में सेपरेट रहेगा, जो अलग में अंत में रहेगा प्लस के साथ, उसी संख्या को इधर गुना में खोजिएगा। अगर वो मिल जाए तो, और हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भाई उसको दिखाना है भाज्य है या नहीं है। तो देखिए इस प्लस के बाद, देखिए प्लस के बाद कौन है 5, प्लस के बाद कौन है 5, उस 5 को इधर खोजिए। उस 5 को जब हम इधर खोजने गए तो देख रहे हैं यहाँ 5 है, इसका मतलब हम 5 को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही 5 बाहर आया तो इसमें बच गया 7 गुने 6, 5 तो चला गया तो बचा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 गया है बाहर तो 1 बचेगा। बात समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, गुना कर लीजिए। 5 गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौके 24 और 6 42, 42 में 24 से करिए 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 4 दूनी 8, 6 4 10, 8 1 9 10। जब गुना करेंगे तो 10 कितना आएगा 80, सॉरी प्लस 1। जब इधर वाली पूरी संख्या को गुना किए तो आया 1008 और प्लस में 1। अब लिख लीजिए 5 गुने 1008 1009 और गुना 1। बताइए इस संख्या में भी दिख रहा है कि जो संख्या इतना बड़ा दिया गया है वो 5 से भी कटेगा, 1009 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो हमको इसमें दिख रहा है इस संख्या का गुणनखंड 3 गो है। अतः दी गई संख्या भाज्य है। अतः दी गई संख्या भाज्य है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। यहाँ पर और अच्छे से लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा है। यहाँ भी कर सकते हैं गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा है। यहाँ भी कर दीजिए गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा है। अब समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीका है और बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में आया होगा। और कहीं भी किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बोलता है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चलिए एक खेल का मैदान है, चारों ओर एक वृत्ताकार खेल का मैदान है, इसके चारों को एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को बोलता है, सोनिया को लगता है 18 मिनट। एक वृत्ताकार पथ है यानी ग्राउंड है जिसमें सोनिया जब दौड़ती है तो उसको 18 मिनट लगता है। और वहीं पर एक रवि है जिसको लगता है 12 मिनट। और जब रवि दौड़ता है तो उसको लगता है 12 मिनट। तो सवाल में बोला है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो दिशा में चले तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए
ये ग्राउंड है, यहाँ सोनिया है, दौड़ना शुरू की, रवि दौड़ना शुरू किए, ये ग्राउंड है, ठीक है। ये ग्राउंड में सोनिया दौड़ना शुरू की, रवि दौड़ना शुरू किया, दोनों एक ही समय में दौड़ना शुरू किए, तो बोलता है कि दोनों अगले जब भी मिलेंगे तो एक ही समय में कब मिलेंगे। देखिए बहुत और पिछले सवाल, पिछले एक्सरसाइज में याद करिए, वहाँ जब भी अधिकतम की बात होती थी तो हम लोग HCF निकालते थे, और जब एक जगह पर मिलने की बात होगी तो हमेशा LCM निकालेंगे। तो यहाँ भी वही बात है, बोलता है कि सोनिया और रवि जब दौड़ेंगे तो एक ही जगह पर कब मिलेंगे, तो हम बोलेंगे सोनिया 18 मिनट और रवि 12 मिनट। तो LCM 18 और 12 का निकाल लेंगे, तो बहुत आसान है। 18 को लिख सकते हैं, 18 को देख लीजिए, 2 से 9, 3 से 3, और 12 को 2 छक 2 से 3, तो लिखेंगे 18 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 का स्क्वायर, और 12 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3। यानी 18 और 12 का क्या निकाल देंगे, LCM निकाल देंगे, और LCM निकालेंगे वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जितना मिनट आ जाए। तो देखिए भाई LCM में बताइए क्या होता है, कॉमन होना चाहिए और पावर ज़्यादा वाला। तो 2 के पावर 2, ये दोनों में कॉमन यही तो है ना। ये देखिए यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो ज़्यादा पावर वाला लेते हैं। उसी तरह 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पर है, पर ऊपर में कितना है, ज़्यादा है, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुने 9 और 9 चौके 36। यानी कि सोनिया और रवि लिख देंगे, सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद पुनः फिर मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इस प्रकार से ये पूरा प्रश्नावली 1.2 का सारे सवाल हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल को करा दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और कहीं भी कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।